हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जैसा कि हमने जितने भी अपने एमपी के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो पीएटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उनके लिए जो मृदा सोइल साइंस का जो मृदा विज्ञान की जो सीरीज़ अपन ने स्टार्ट की थी, तो उसके लेक्चर नंबर 6 की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? तो लेक्चर नंबर 6 की अपन ने बहुत अच्छे से बात कर ली थी, जिसके अंदर अपन ने वेदरिंग की बात की थी, मतलब चट्टानों का कैसे क्षरण होता है, कौन-कौन सी ऐसी प्रक्रिया थी, 3 प्रक्रिया के बारे में वहाँ पर पढ़ी थी। हम लोगों ने रासायनिक और भौतिक उसी साथ में तो अपनी बायोलॉजिकल मतलब जैविक 3 प्रोसेस पढ़ी थी। उसके अंदर कौन-कौन से यहाँ पर कितने के उसके प्रकार थे, उनके बारे में यहाँ पर मतलब अपन ने अच्छे से बात कर ली थी, ठीक है? वो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो तो हमारे लास्ट की वीडियो जा करके देख लीजिए और अपने ज़्यादा से दोस्त लोगों को शेयर कीजिए, तो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो आज के अपन लेक्चर में जो अपन बात करने वाले लेक्चर नंबर 6 उनमें मृदा का वर्गीकरण। इतना भी हम लोग ने देख लिया कि सर हमने मृदा का निर्माण कर लिया, कैसे हमारा सर मृदा का निर्माण हुआ। उसके साथ में हमने मृदा का थोड़ा उसका प्रोफ़ाइल भी देख लिया, उसकी परिच्छेदी का भी देख लिया क्योंकि हम जब मृदा को काटते हैं, ऊर्ध्वाधर जब अंदर की साइड में काटते हैं तो हमें अलग-अलग लेयर मिलते हैं, तो क्यों देखने को मिलते हैं ऐसी लेयर सर, उसकी भी बात कर ली थी, ठीक है? तो अब इतना हमने पढ़ लिया, मृदा का निर्माण देख लिया, मृदा को थोड़ा पहचान लिया, तो अब सर हम वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं सर? वर्गीकरण अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन और भी मृदा को थोड़ा अच्छे से पहचान सकें और भी अंदर से क्योंकि वर्गीकरण क्यों करते हैं? वर्गीकरण जब करते हैं जब अपने को कोई बड़ी चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ों में डिवाइड करके उसको मतलब भागों में बाँटते हैं और बाँट कर के उसको इतनी सिंपल प्ले अपने को पढ़ने में, तो उसको ये वर्गीकरण करते हैं। इसलिए अपने मृदा का वर्गीकरण पढ़े ताकि हम इसको अच्छे से मृदा को जान सकें, ठीक है? तो सबसे पहले इसके अलग-अलग वर्गीकरण है, अलग-अलग जो आधार है, अलग-अलग बेसिस के ऊपर इसके अलग-अलग अपन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले उपयोग के आधार पर मतलब सर हम सोइल को हम अलग-अलग तरीके से बिल्कुल ही उपयोग कर रहे हैं। हम हमारे जो कृषि उत्पादन के लिए भी कर रहे हैं, उसी साथ में हम सर बिल्डिंग-विल्डिंग बना रहे हैं, तो हम एज़ ए टेक्नोलॉजी के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। सर उसी साथ में हम जो प्लांट उत्पादक वगैरह लगा कर के मतलब जंगल के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब एग्रो फ़ॉरेस्ट्री जिसको बोलते हैं, मतलब फ़ॉरेस्ट के लिए भी हम सर यूज़ कर रहे हैं, तो अलग-अलग यूज़ है। तो यूज़ में आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको मैं अलग-अलग श्रेणी के बेसिस पे आप लूँगा, जिसको अलग-अलग 5 श्रेणी में यहाँ पे डिवाइड करूँगा मतलब, ठीक है? ए श्रेणी हो गई, बी श्रेणी हो गई, उसके बाद सी, डी और ई। तो अल्फ़ाबेट से चलेंगे ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पे मैं ना आपको एक ही लाइन क्या याद रखनी है कि सर जब जब हम सीरीज़ में जाएँगे मतलब ए से लेकर के हम सर ई की तरफ जाएँगे, तो हमारी जो मृदा होती है ना, हम सब ज़्यादातर हम हमारी मृदा को किसके लिए यूज़ कर सकते हैं सर कृषि के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कृषि के लिए यूज़ कर सकते हैं और जिसको कृषि के लिए यूज़ नहीं करते तो हम अदर जितने भी अपने काम है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप ए से ई की तरफ जाओगे ना, तो आपकी जो कृषि योग्य भूमि है, जो अपना मृदा के लिए जो सबसे सर्वोत्तम जो भूमि रहेगी, उसका यहाँ पर धीरे-धीरे आपको कमी देखने को मिलेगी। किसकी तरफ जाएँगे जब जैसे-जैसे ए से ई की तरफ। तो ये कमी क्यों देखने में सर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सर हमारी हम हमारे हमारे जो हमारी हेल्थ होगी, हमारा जो जीवन होगा, यदि हम बिल्कुल अच्छे से होंगे, प्रॉपर होंगे, हमारे अंदर किसी प्रकार का रोग वगैरह नहीं होगा, तो हम एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हम जॉब भी कर सकते हैं सर, हम घर की खेती का भी काम कर सकते हैं ना। तो वैसे ही है, तो हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई मतलब विकार नहीं है, रोग मतलब तो उसको अपन मृदा के अंदर क्या बोलेंगे मृदा विकार। तो सीधी-सी बात है जब मृदा विकार नहीं होगा तो अपनी चीज़ें क्या होंगी सर्वोत्तम होगी, ठीक है? तो श्रेणी जो ये होगी, सो इस श्रेणी में आपको कुछ नहीं कृषि के लिए सर्वोत्तम जो मृदा होती है अपनी को यहाँ पर मृदाएँ हैं, ठीक है? तो सर्वोत्तम जो मृदाएँ हैं, जिन जो किसके अंदर आती हैं, एक श्रेणी के अंदर आते हैं, जिसमें किसी प्रकार का मृदा विकार नहीं होता। सेम अब यहाँ पे करेंगे। इन मृदा में साधारण भूमि सुधार कार्य होते हैं, मतलब इसमें कुछ विकार पाए जाते हैं। तो कुछ विकार जैसे समतलीकरण मतलब वो सारा ऊबड़-खाबड़ मिलता है, तो हम उसको थोड़ा समतल करके क्या कर सकते हैं, हम भूमि को कर सकते हैं। मेड़बंदी मतलब उसकी मेड़ वगैरह नहीं होती, तो पानी वगैरह इधर-उधर चला जाता है। बारिश का तो हम मेड़बंदी करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। आदि अपनाकर सफलतापूर्वक फसल उत्पादन किया जा सकता है। तो ऐसी भूमि जिसके अंदर थोड़ा विकार आ गया, यहाँ पर मृदा विकार आ गए कि वहाँ पर ऊबड़-खाबड़ है, तो सर उसको हम क्या करते हैं साधारण भूमि सुधार कार्य करके हम क्या कर सकते हैं उसको मृदा को यूज़ कर सकते हैं किसके लिए अपने कृषि के लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन बात करें सी में, इनमें क्या हुआ और ज़्यादा विकार आ गए, अब और ज़्यादा विकार आना मतलब अम्लीयता मतलब बहुत ज़्यादा सर यहाँ पर अम्लीय गुण आ गए, क्षारीय गुण आ गए। आपको मैं यहाँ पे मृदा के विकार पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल आपको अम्लीयता और क्षारीयता मतलब अम्लीय सोइल अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा पढ़ाऊँगा। उसके बाद मृदा क्षरण मतलब मृदा क्षरण क्या होता है सर? अपना जो ऊपर की मृदा होती है, वो क्या होती है पानी की वजह से या हवा की वजह से बहकर चली जाती है, उड़कर चली जाती है इधर-उधर। तो उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाती है। समस्या बढ़ने से क्या हो जाता है अपन उसके अंदर कृषि प्रॉपर नहीं कर सकते, ठीक है? तो सी श्रेणी में क्या आ जाती है ऐसी मृदा आ जाती है जिसके अंदर ज़्यादा विकार आ जाते हैं। उससे ज़्यादा विकार क्या-क्या आ गए? अम्लता, क्षारीयता, मृदा क्षरण समस्या बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है? इस समस्या समाधान करते हुए इनमें पट्टीदारी अब ये समस्या आ गई तो हम इसमें क्या-क्या समाधान समाधान करेंगे तो पट्टीदारी खेती मतलब क्या करेंगे
अपनी ये जो लैंड है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसे पट्टी बना सकते हैं, जैसे अपनी सीढ़ियाँ होती हैं चुनने की, सेम सीढ़ियों की तरह इसके अंदर क्या बनाते हैं अपन, यहाँ पर ऐसे सीढ़ियों की तरह ऐसे लेयर बनाते हैं, ठीक है? और इस सीढ़ियों की तरह लेयर बनाएँगे, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, ठीक है? तो सीढ़ीदार खेती हो गई, कंटूर खेती जिसको बोलते हैं, पट्टीदार खेती, समृद्ध वेदिकाओं का निर्माण आदि द्वारा फसल उत्पादन किया जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पे जैसे जब आपको पता है जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मृदा विकार बढ़ रहे हैं, और मृदा विकार बढ़ेंगे तो उनको मृदा विकार को कम करने के लिए हम कुछ यहाँ पर संविधान यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो डी श्रेणी में क्या है, मृदा में मृदा विकार अधिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए फसल उत्पादन संभव नहीं है, ठीक है? तो फसल उत्पादन अपन को कहाँ तक करते हैं, सी श्रेणी तक हम फसल उत्पादन कर सकते हैं। इसके स्थान पर चारा घाना ईंधन के लिए वृक्ष उगाए जाते हैं। तो ई श्रेणी की बात करें तो इस मृदा के ऊपरी सतह पर कंकड़ पत्थर, रेत के बड़े-बड़े टीले वगैरह होते हैं, जो कि रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं, तथा इसका उपयोग सिर्फ़ वन्य जीवों के लिए किया जाता है, ठीक है? तो वन्य जीवों के लिए कौन-सी श्रेणी बताई मैंने सर? ई श्रेणी बताया सर आपने, तो साथ में चारागाह वगैरह, ईंधन वगैरह के लिए सर आपने बताया डी श्रेणी, क्योंकि उसके अंदर अंदर बहुत ज़्यादा हमारे को मृदा विकार देखने को मिल रहे थे, तो अपन फसल वहाँ पर उत्पादन नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या कर लिया, अपनी जो गाय, भैंस वगैरह होती हैं, अपने जितने भी जीव-जंतु होते हैं, उनको चरने के लिए वहाँ पर हमने चारागाह भूमि बना ली, उसी साथ में वहाँ पर जो पादप-पूदप थे, वहाँ पर कुछ थे, उनको काट करके हमने ईंधन के रूप में यहाँ पर यूज़ कर लिया, जो वृक्ष लगाए बड़े-बड़े, उनको हमने ईंधन के लिए भी यहाँ पर यूज़ कर लिए। तो आपको मैंने 5 श्रेणी बता दिया यहाँ पर, ठीक है? और भी अलग बेसिस पे मतलब वैज्ञानिक और नवीनतम वर्गीकरण। अब ज़रूरत ये तक मैंने देख लिया अपने देशी भाषा के ऊपर, अब अपने को पूरा वर्ल्ड के ऊपर अपना संसार में अपने को देखना हो कोई भूमि को, तो अपने को एक वर्गीकरण देना पड़ेगा जिससे अपन उसको पहचान सकें। क्योंकि अपने यहाँ पर अलग लैंग्वेज है, अमेरिका में जाओगे अलग लैंग्वेज है, रसिया में जाओगे रसियन बोली जाएगी, कनाडा में जाओगे कन्नड़ बोली जाएगी। तो अलग-अलग भाषा बोली जाएगी, लेकिन अपन ऐसी एक पूरा वर्ल्ड वाइड अपन एक ऐसा वर्गीकरण दे सर, जिससे अपन इसको पहचान सकें। जिसके लिए सबसे पहले अपने जो फादर थे डोकोचियो ने सबसे पहले यहाँ पर 1927 के अंदर एक वर्गीकरण दिया था सबसे पहले मृदा को समझने के लिए। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिसके अंदर ये धीरे-धीरे संशोधन करते गए और संशोधन करते गए। उसके बाद यहाँ पर सॉरी 1926 चौ 24 या 25 के अंदर ये दिए थे। उसके बाद 1927 के अंदर एक और साइंटिस्ट थे जिसको बोलते हैं सीएफ मार्वर्ट। मार्वर्ट नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पर संशोधन किया, वहाँ पर 1927 में इन्होंने किया। उसके बाद में अंत में ऐसे संशोधन धीरे-धीरे चलते रहे, बहुत साइंटिस्ट करते रहे, लेकिन सन 1975 के अंदर फाइनली बिल्कुल अपने को मृदा सह स्तर के आधार पर जो अपनी मृदा के अलग-अलग जो लेयर होती है, सह स्तर होते हैं, उसके आधार पर अपना नवीनतम एवं आधुनिक वर्गीकरण दिया गया। ठीक है? इसको अलग-अलग यहाँ पर कैसे इसको समझ सकें तो उसको अलग-अलग 12 ऑर्डर के अंदर, 12 गण के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, गैलीसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, एंडीसोल, एरिडीसोल, एल्टीसोल, एल्फिसोल, ऑक्सीसोल, स्पोडोसोल, हिस्टोसोल। तो इसको आप याद भी रख सकते हो, जैसे एवागामी हाउस। तो ये अपनी ट्रिक है जिससे आप उसको याद रख सकते हो एवागामी हाउस से, ठीक है? एव ए ए वागामी वागामी हाउस, इसकी ट्रिक ट्रिक अपनी इस ट्रिक से आपको याद रख सकते हो। इसके अपने ऑर्डर कितने हैं, 12 ऑर्डर है, तो कोई भी ऑर्डर आपको पूछा जाता है जिसके अंदर सर्वाधिक जो पाया जाता है अपने को, वो जो होता है इंसेप्टिसोल। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन-सा है? इंसेप्टिसोल। और सबसे नया नवीनतम जो अपना ऐड हुआ है, वो कौन-सा है यहाँ पर? गैलीसोल, ठीक है? तो टोटल 12 है, 12 मैंने क्या-क्या बताया आपको एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं अपन। मोलिसोल, इंसेप्टिसोल जो सर्वाधिक पाया जाता है सर, उसके साथ में गैलीसोल जो अभी नया-नया ऐड हुआ है, जो में जो एंटीसोल, वर्टिसोल, एंडीसोल, एरिडीसोल, उसी साथ में सर हमारा यहाँ पर वो एल्टीसोल, एल्फिसोल, ऑक्सीसोल, स्पोडोसोल और हिस्टोसोल। ये तो आप बार-बार आप रिवाइज़ करोगे तो आपको दिन जो है बिल्कुल याद हो जाएँगे। जिसमें सबसे जो बड़ा ऑर्डर है वो कौन-सा है? एरिडीसोल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 18.5% विश्व के अंदर, ठीक है? उसके बाद भारत में सर्वाधिक बात करें तो आता है इंसेप्टिसोल। तो इंसेप्टिसोल सर्वाधिक अपने यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन अपन पूरा मतलब विश्व की बात करें तो विश्व में कौन-सा ऑर्डर पाया जाता है? एरिडीसोल 18.8%। साथ में इंसेप्टिसोल होता है, वो 29.13% प्रकार की मृदा अपने को देखने को मिलती है। सर्वाधिक जो मृदा देखने को मिलती है, वो कौन-सी देखने को मिलती है भारत के अंदर? इंसेप्टिसोल ऑर्डर की 23 30% के आस-पास आप याद रखो, ठीक है? उसके बाद में जो और भी यहाँ पर उपगणों में मतलब 60 से ज़्यादा यहाँ पर उपगणों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है? जो आदमी इसके मृदा समूह हो गए, उसको मृदा समूह को और भी अच्छे से पहचानने के लिए इसको सब सोइल ग्रुप के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया। तो ग्रेटर देन 1000 सब सोइल ग्रुप यहाँ पर किए हैं। उसके बाद में इसको 5 नंबर पे यहाँ पर डिवाइड करा गया है इसको फैमिली के अंदर और भी अच्छे से पढ़ना और उसको 6 टाइम इसको पढ़ा गया है सीरीज़ के अंदर, ठीक है? श्रेणी के अंदर। तो जो सबसे छोटी जो यूनिट अपनी
अपनी इस नवीनतम क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन-सी है? सीरीज़ है, श्रेणी यहाँ पर है और सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन-सी है? गण है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा जो यूनिट है वो गण है सर और जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है यहाँ पर? सीरीज़ है। इतना आप क्लियर हुआ? तो आपने बताया 12 ऑर्डर याद रखने हैं, उसके साथ में 2 मैंने इम्पोर्टेंट आपको नाम बताया कि विश्व में सबसे ज़्यादा सर पाए जाने वाले सर ऑर्डर हैं, वो है एरिडीसोल। क्या है दोस्तों? एरिडीसोल। उसमें सबसे इंडिया में सबसे सर्वाधिक पाया जाने वाला है इंसेप्टिसोल और ऑर्डर के अंदर सबसे नवीनतम जो ऐड हुआ है सर वो है गैलीसोल यहाँ पर ऑर्डर है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपको बात करते हैं मृदा के जननिक के आधार पर। मतलब जेनेटिक क्लासिफिकेशन है मतलब अपना मृदा का निर्माण क्या जननिक जननिक के आधार पर यहाँ पर बताएँगे। तो यहाँ पर 4 भागों में यहाँ पर बाँटा गया है जिसके अंदर ताप के आधार पर, पादप के जनक के आधार पर, हैलोजेनिक उसके साथ में हाइड्रोजेनिक, ठीक है? आपको ताप से समझ में आ रहा है तापजनिक मतलब ताप की वज़ह से तो इसमें क्या होते हैं अपने लाल, आपको तो आपने देखा होगा कैसे याद रख सकते हो आपको कि आप कोई कोई भी मेटल है, कोई भी अपने लोहे की वस्तु है उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, लाल हो जाती है, लाल पीली दिखती है आपको, ठीक है? तो ऐसे याद रख सकते हो कि तापजनक जो मृदा होती है सर वो लाल, पीली दोमट मृदा उस में लैटेराइट मृदा यहाँ पर होती है। कौन-कौन सी होती है तापजनिक? उसमें तो लाल, पीली दोमट मृदा सर उस में लैटेराइट मृदा। पादप जनक की बात करते हैं इसमें पोरज़ोल, पी फॉर प्लांट, पी फॉर पोरज़ोल ऐसे याद रख सकते हो यहाँ पर। पी फॉर प्लांट और पी फॉर मतलब प्लांट जनक जो होती है, पादप जनक जो होती है सर वो उसमें होती है पोरज़ोल मृदा यहाँ पर हम सर पढ़ते हैं, ठीक है? हैलोजेनिक, हैलो मतलब NaCl, NaCl को अपन क्या बोलते हैं इसको जो सॉल्ट में अपने को जो प्लांट जो मिलते हैं, उनको बोलते हैं हैलोफाइट्स। हैलो हैलो वर्ड ही किससे मिलता है? ये हैलो जो वर्ड होता है, ये अपना सॉल्ट से लवण से अपन बात करते हैं हैलो वर्ड की। तो इसके अंदर अम्लीय एवं क्षारीय मृदाएँ जो होती हैं, वो किसके अंदर आती हैं? हैलोजेनिक के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोजेनिक मृदा की। हाइड्रोजेनिक मृदा हाइड्रो से आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? जल की बात कर रहे हैं। जल की बात करेंगे, जल कहाँ पर बात करेंगे? टुंड्रा क्षेत्र जो टुंड्रा का एरिया है अपना, टुंड्रा मतलब जो अपने स्पाइनी पार्ट है उसमें पिट मतलब जहाँ पर गाद वगैरह पाए जाते हैं। उस मृदा को बोलते हैं पिट मृदा। तो पिट मृदा जो में टुंड्रा जो क्षेत्र होता है उसको उसके अंदर आती है हाइड्रोजेनिक मृदा। हैलोजेनिक मृदा मैंने बता दिया अम्लीय एंड क्षारीय मृदा। पादप जनक मृदा के अंदर पोरज़ोल मृदा बता दिया, ठीक है? उसके बाद इसका नेक्स्ट और लास्ट अपना वर्गीकरण है वो भौतिक आधार के ऊपर। भौतिक आधार के ऊपर मृदा की बात करें तो निम्न 5 प्रकार की मृदा यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है? जिसके अंदर आते हैं कार्बनिक मृदा, खनिज मृदा, बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा। तो कितनी मृदा बता दिया मैंने आपको भौतिक आधार के ऊपर 5 मृदा। इसके अंदर फर्स्ट कौन सी है कार्बनिक मृदा जिसके अंदर अपने जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जिसमें खनिज मृदा मतलब भौतिक का सीधे-सीधे मतलब आप क्या निकालोगे कि जो अपनी निर्माण जिससे हो रहा है उससे। बलुई मृदा, दोमट मृदा उसके बाद में चिकनी मृदा। इसको और भी अपने मतलब डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको मैं मृदा टाइप पढ़ाऊँगा, मृदा के प्रकार पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो कार्बनिक मृदा हो गया, खनिज मृदा हो गया, बलुई मृदा, दोमट मृदा और चिकनी मृदा। ये किसके अंदर भौतिक आधार के ऊपर 5 प्रकार यहाँ पर पढ़ लिए। मृदा के जननी के आधार पर यहाँ पर 4 प्रकार पढ़े अपने तापजनक मृदाएँ, पादपजनक मृदाएँ, हैलोजेनिक मृदाएँ, इसमें हाइड्रोजेनिक मृदाएँ पढ़े सर यहाँ पर। जिसके अंदर तापजनिक के अंदर सर आपने बताया लाल जो पीली दोमट मिट्टी और लेटेराइट। उसमें पादपजनक के अंदर आपने पोरज़ोल जो मृदा बताया पोरज़ोल सोइल, अम्लीय और क्षारीय की वजह से बताया आपको हैलोजेनिक, हाइड्रो मतलब पानी की वजह से पानी का काम टुंडला क्षेत्र और पिट मृदा जो जो गाद वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं पिट मृदा, ठीक है? उसके बाद अब उससे पहले पढ़ा आपको वैज्ञानिक का जो अपना नवीनतम वर्गीकरण जो अपना वर्ल्ड वाइड माना जाता है, उसको यहाँ पर 6 भागों में बाँटा, जिसके अंदर गण थे, गण के बाद उस गण को और थोड़ा डिवाइड किया सबगण मतलब उपगण, उसके बाद मृदा समूह मतलब सोइल ग्रुप के बाद उप मृदा ग्रुप में सब सोइल ग्रुप, उसके बाद फैमिली एंड सीरीज़। इसके अंदर सीरीज़ अपनी जो सबसे छोटी यूनिट है, इसकी अपनी वर्गीकरण की उससे जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन-सा है यहाँ पर गण है। उससे पहले अपना जो देसी यहाँ पे वर्गीकरण जिसके अंदर अपन डायरेक्ट अपन देखते हैं कि कौन-सी मृदा अपनी कृषि के लिए है, कौन-सी मृदा कृषि के लिए नहीं है। उसके अंदर आपको मैंने 5 यहाँ पर 5 टाइप की श्रेणी बताया था मैंने, जो अपना अल्फ़ाबेट से अपना ए-बी-सी-डी और ई तो 5 यहाँ पर आपको देखने को मिल गए थे। ठीक है? जिसके अंदर आपने मैंने क्या बताया था कि जैसे-जैसे आप ए से ई की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था जो अपनी कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य जो भूमि थी, उसकी क्या हो रही थी यहाँ पे उत्पादकता कम हो रही थी क्योंकि क्यों हो रही थी सर इसके अंदर मृदा के जो प्रॉब्लम्स थे, मृदा के जो विकार थे, वो बढ़ रहे थे, ठीक है? और उन मृदा को विकारों को कम करने करके ही हम 2 जो अपने इस तरह श्रेणी थे बी और सी, इसको भी अपन कृषि के लिए, उत्पादन के लिए यूज़ कर रहे थे। जब डी और ई था सर, ये 2 श्रेणी थे जिसको अंदर हम यूज़ नहीं कर रहे थे। किसके लिए? कृषि के लिए, तो कृषि के लिए यूज़ नहीं करेंगे तो किसी के लिए तो यूज़ करेंगे ना, तो किसके लिए करेंगे फिर? जो अपनी डी थी, डी को अपन चारागाह भूमि के लिए यूज़ कर रहे थे और ई को अपन किसके लिए यूज़ कर रहे थे? वन के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है? इतना क्लियर हो कि मृदा का वर्गीकरण अपन ने यहाँ पर पढ़ा, अपना मृदा मृदा का वर्गीकरण क्लियर हुआ। उसके बाद में कुछ इसके अपने अन्य महत्वपूर्ण बिंदु बात कर लेते हैं कि क्या है, ठीक है?
जिसके अंदर विभिन्न कण एवं उनमें से आने वाली कुछ मर्दाओं की बात करेंगे, जिसके अंदर वर्टिसोल की बात करें, ठीक है? वर्टिसोल अपना मैंने गण पढ़ाया आपको, उसके अंदर जो वर्टिसोल के अंदर जो मर्दाएँ आती हैं, वो काली मर्दाएँ आती हैं। एल्डिसोल के अंदर आती हैं ब्लू मर्दा आती है। उसके बाद इंसेप्टिसोल जो होता है, जो अपना जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं, कौन-सा आता है? इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल के अंदर मध्यम मटियार मृदा आपने को देखने को मिलती है, ठीक है? तो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इंसेप्टिसोल नहीं पूछ ले कि कौन-सी मृदा अपनी ज़्यादा पाई जाती है। सीधी बात जो ऑर्डर अपने ज़्यादा पाया जा रहा है, तो उस ऑर्डर के अंदर जो मिट्टी है, वो भी ज़्यादा पाई जाएगी। तो जो मध्यम मटियार मिट्टी है, वो अपने को सबसे ज़्यादा मिलती है। मोलिसोल के अंदर कार्बनिक मृदाएँ मिलती हैं, क्योंकि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं अपने, इसके अंदर ज़्यादा मिलते हैं। एंटीसोल की बात करें तो इसमें एलुवियल मृदाएँ मिलती हैं। उसके बाद गैलीसोल के अंदर चिपचिपी मृदाएँ पाए जाते हैं। तो सबसे नवीनतम जो अपना ऑर्डर जो गण था, जो ऐड हुआ है अपने वर्गीकृत, वो कौन-सा था? गैलीसोल के अंदर, जिसके अंदर चिपचिपी मृदाएँ यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। ये कुछ अपने महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु हैं, जिसके अंदर कुछ गण के साथ में कौन-कौन से गण में कौन-कौन सी मृदाएँ पाई जाती है, उसकी अपनी बात किया। वर्टिसोल के अंदर अपनी बात किया काली मृदा, एल्डिसोल के अंदर बात किया बलुई मृदा, इंसेप्टिसोल के अंदर बात किया मध्यम पटियार मृदा, मोलिसोल के अंदर बात किया कार्बनिक मृदाएँ, उसके बाद में एंटीसोल के अंदर बात किया एलुवियल मृदा की बात किया, उससे आगे गैलीसोल के अंदर अपने किसकी बात किया दोस्तों? चिपचिपी मृदा की बात किया, ठीक है? तो ये अपना लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है? तो किसी को प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, उसका आपको अब ज़रूर रिप्लाई दे दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 के अंदर। धन्यवाद।